बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डिस्कस हो रहा है और इसके मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे। अब हम इसका प्रोसेस जो मैकेनिज़्म है रेप्लिकेशन का वो कैसे होता है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर शुरू, और इसमें सबसे पहले इस मैकेनिज़्म के या रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है या मैकेनिज़्म है ये शुरू कैसे होता है, कब होता है, ये सारी बातें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। तो सबसे पहले ये बात याद रखें, ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक मुसलसल प्रोसेस है, बहुत लंबा है, और इसको हम अपने आसानी की खातिर मरहलों में तकसीम करते हैं, फेजेस में। 3 फेजेस में डिस्कस करेंगे हम। इनिशिएशन फेज़ होगा, एक्सटेंशन फेज़ होगा और टर्मिनेशन फेज़ होगा। दूसरी बात यह है कि इस रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी वो है। तो इसके लिए हमें कम से कम 5 चीज़ें चाहिए होंगी। एक है डीएनए टेम्पलेट, जिस डीएनए की हमने कॉपी बनानी है वो डीएनए तो हो जिसकी कॉपी बने। दूसरा, उस डीएनए में जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उतने ही फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हों। तीसरा, वैरायटी ऑफ एंजाइम हो। ये याद रखना, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो एस फेज़ में होता है, एस फेज़ ऑफ इंटरफेज़, और उससे पहला फेज़ ग्रोथ 1 फेज़ है, G1 फेज़। उसमें फ्री डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जमा किए जाते हैं। फिर इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम्स ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी एंजाइम, वो हैं गायरेज, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज। इसकी 3 अक़साम हैं, 1, 2 और 3, लाइगेज और प्राइमेज। इसके अलावा आरएनए प्राइमर हमें चाहिए होगा। ये क्या है ये आगे बताएंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, एसएसबी, ये भी हमें ज़रूरत पड़ेंगे। ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब इनिशिएशन फेज़ में सबसे पहली चीज़ ये याद रखना है कि सेल्स 2 तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और इन दोनों के अंदर डीएनए पाया जाता है। दोनों के डीएनए की रेप्लिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क यूँ है कि डीएनए जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें तो एक सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी इनका डीएनए, प्रोकैरियोट का डीएनए बहुत मुख्तसर होने की वजह से उसके किसी भी एक एंड से रेप्लिकेशन शुरू होती है, जबकि यूकैरियोट्स का डीएनए बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, ह्यूज मॉलिक्यूल है। इसलिए इसको किसी एक पॉइंट से रेप्लिकेशन नहीं की जा सकती है, जगह जगह रेप्लिकेशन शुरू होगी, और जिन जिन जगहों से रेप्लिकेशन एक साथ शुरू होती है उनको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स कहा जाता है। तो हो सकता है किसी डीएनए में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ये हो, एंड हो उसका कोई एंड, किसी और में ये कोई जगह हो, किसी और जगह ये कोई जगह हो, ये कोई जगह हो, तो कई जगह हो सकती हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स। वहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होती है। और रेप्लिकेशन साइट में दरअसल एक ख़ास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, जिनको पहचान कर रेप्लिकेशन करने वाले एंजाइम्स यहाँ से काम शुरू करते हैं। और इस तमहीद के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिगिंस विद द एक्शन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड गायरेज। 2 एंजाइम्स बहुत ज़रूरी हैं, एक ये गायरेज है और दूसरा हेलिकेज है, और इन दोनों को मिलाकर टोपो आइसोमेरेज़ कहते हैं। तो सबसे पहले काम शुरू होता है डीएनए गायरेज का। गायरेज का काम ये है कि डीएनए हाईली पैकेज्ड होता है। किसी लेक्चर में हमने बताया था आपको, ये इस तरह से 2 नैनोमीटर से लेकर तकरीबन 700 नैनोमीटर तक की पैकेजिंग होती है। तो गायरेज इस डीएनए को यूं सीधा करता है, सीधा करता है। ये जो हेलिकल अरेंजमेंट है, जो इसकी बाइंडिंग या जिसको कहते हैं कंडेंसेशन वाली अरेंजमेंट थी, उसको ये सीधा करता है गायरेज। उसके बाद फिर हेलिकेज एंजाइम है। मैंने आपको बताया था ना, गायरेज और हेलिकेज दोनों को मिलकर टोपो आइसोमेरेज कहते हैं। तो गायरेज ने सीधा किया, हेलिकेज ने उस पॉइंट ऑफ
ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ जो कहा था रेप्लिकेशन है, वहाँ से ये गायरेज हेलिकेज इस डीएनए को ओपन करना शुरू करता है। और ओपनिंग इस तरह से करता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, जिसके नतीजे में डीएनए इस तरह से खुल जाता है। ये खुला हुआ हिस्सा, ये पॉइंट रेप्लिकेशन फोर्क कहलाता है और बाकी ये रेप्लिकेशन बबल कहलाता है। अच्छा, बबल लाइक अपीयरेंस, लेकिन ये याद रखना बबल लाइक कैसे होगी। बबल लाइक अपीयरेंस यूं है, आगे से भी बंद है डीएनए और इधर से भी बंद है। बंद है का मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अभी एग्जिस्ट करते हैं। हेलिकेज ने सिर्फ इधर बीच वाले इस एरिया से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े हैं, इसलिए ये एरिया तो कहलाया आपका रेप्लिकेशन बबल, और इस रेप्लिकेशन बबल का ये पोर्शन रेप्लिकेशन फोर्क कहलाता है, इस जैसा। इस नुक्ते को रेप्लिकेशन फोर्क और इस पूरी स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। तो ये पहला काम है। As soon as the strands of DNA separate from each other, specific proteins called single stranded binding proteins या SSB बाइंड होते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से। ये SSB यूँ समझो एक तरह से टेम्परेरीली अटैच किए गए हैं ताकि ये दोबारा जुड़ न जाए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल एक्ट एज टेम्पलेट। अब ये जो डीएनए खुली है स्ट्रैंड, ये भी टेम्पलेट का काम करेगी, ये भी टेम्पलेट का काम करेगी। टेम्पलेट कहते हैं कालिब या सांचा जिसको देखकर कोई नकल बनाई जाए। तो दोनों स्ट्रैंड्स यूँ समझो कारआमद हैं और इन दोनों से कॉपी बनने वाली है। अब दूसरा मरहला शुरू होता है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन फेज। एक्सटेंशन क्योंकि बढ़ेगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए कहते हैं। पॉलीमराइजेशन, एक एक यूनिट के रखने को पॉलीमर कहते हैं और पॉलीमर के रखने को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉलीमराइजेशन इज कैरिड आउट बाय एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। तो पहले पॉलीमराइजेशन को एक लम्हे के लिए रख के हम पॉलीमरेज की थोड़ी सी बात करें। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। दरअसल ये एक एंजाइम नहीं है, ये 3 एंजाइम का एक ग्रुप है। 3 हिस्से हैं इसके, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। इसमें से जो 1 है ये जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी आखिरी मरहले में, जिसको कहते हैं ना फिनिशिंग टच देगा ये, जबकि डीएनए पॉलीमरेज 2 पॉलीमराइजेशन के वक्त कोई काम नहीं करता। ये जब बाद में पॉलीमराइजेशन हो चुकी होगी, सेल अपना काम कर रहा होगा, तब अगर डीएनए में कोई खलल पैदा होता है, कोई ख़राबी पैदा होती है या डैमेजिंग होती है, तो ये उसको ठीक करता है। असल जो काम करता है वो पॉलीमरेज 3 करता है। और इस पॉलीमरेज 3 के 2 नखरे भी कहता हूँ मैं, वो भी आपसे शेयर करना है। पहले उससे भी पहले इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। तो नखरे पहले ये है कि इट कैन स्टार्ट रेप्लिकेशन ओनली एट 3' एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। जो डीएनए की स्ट्रैंड है खुली हुई, उसके 3' एंड पर ये काम कर सकता है। फर्ज करें अगर ये 3' एंड है तो ये सिर्फ इस एंड से फोक की तरफ काम करेगा और दूसरे स्ट्रैंड में फोक से बाहर की तरफ ये काम करेगा, क्योंकि उसका 3' एंड यहाँ होगा। दूसरा 3' एंड से भी ये बराह रास्त काम नहीं कर सकता। 3' एंड से काम तब करेगा जब वहाँ पहले आरएनए प्राइमर जुड़ा होगा। तो असल में आरएनए प्राइमर इसके लिए एक इशारा है, 3' एंड ये है, वरना तो ये खुद से 3' एंड को भी नहीं पहचानता है जब तक करीब न जाए। तो यूँ समझ लो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए के उस स्ट्रैंड की कॉपी करना शुरू करेगा जिसके 3' एंड पर आरएनए प्राइमर जुड़ा होगा। तो जब पॉलीमराइजेशन का आगाज़ होगा तो उसमें यूँ होगा कि सबसे पहले जो ही हेलिकेज ने इस डीएनए को ओपन किया है और वहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन जोड़ा गया है, तो ये आरएनए प्राइमर को प्राइमेज नाम का एंजाइम, प्राइमेज आकर आरएनए प्राइमर को इसके साथ जोड़ेगा 3' एंड पर।
और प्राइमेज और हेलिकेज का काम समझो यके बाद दिगरे हुआ है। पहले हेलिकेज ने इसको ओपन किया है, फिर प्राइमेज ने इधर प्राइमर जोड़ा है, इसलिए प्राइमेज और हेलिकेज दोनों को मिलाकर प्राइमोसोम कहा जाता है। प्राइमोसोम तो यूं समझ लो, जो ही हेलिकेज ने डीएनए को ओपन किया था तो प्राइमेज ने प्राइमर जोड़ दिया, आरएनए प्राइमर। ये क्या चीज़ है? ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ 10 से लेकर 20 तक न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो 3' एंड पर जुड़ जाता है, और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को एक तरह से गाइड करता है कि यहाँ से आपने पॉलीमराइजेशन शुरू करना है। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन 3 कैसा है? असल में इसके 2 सब यूनिट्स हैं बड़े, और इन सब यूनिट्स की वजह से इसको डाइमर कहा जाता है। ये सब यूनिट्स यूं हैं, डाइमर, और ये दोनों डाइमर्स आपस में एक पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े हुए होते हैं, यानी एक प्रोटीन के जरिए जुड़े हुए होते हैं। यूं समझ लो, अगर हम सीधा कर लें तो ये इस तरह से है, एक रस्सी है, उसके एक एंड पर एक ब्लू बॉल जुड़ा हुआ है और दूसरे एंड पर एक ऑरेंज बॉल जुड़ा हुआ है। ये तीनों मिलकर डीएनए पॉलीमरेज 3 कहलाते हैं, और इस डीएनए पॉलीमरेज के ये 2 डाइमर्स हुए, मोनोमर नंबर 1 है ये और मोनोमर नंबर 2 है। इनको बीच में ये प्रोटीन के ज़रिए जोड़ा गया है। इसी डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक छोटा सा पोर्शन और भी है जिसकी ड्यूटी ये है, मैं दोबारा बताता हूँ। ये दोनों जो पॉलीमर्स हैं या डाइमर्स हैं, ये दोनों रेप्लिकेशन करेंगे डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर स्ट्रैंड्स की कॉपी बनाएंगे। और जो इसका तीसरा हिस्सा है डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक पोर्शन है जिसकी ड्यूटी ये है कि पॉलीमराइजेशन के दौरान अगर कहीं कोई गलत या रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है गलती से, तो उसको ये रिमूव करके ओरिजिनल को वहाँ रिप्लेस करता है। इसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं, यानी करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स करता है। इसी पॉलीमरेज 3 का एक पोर्शन, करेक्शन ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स। ये पॉलीमरेज की कुछ शराइत आपके सामने रखी हमने। अब मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस। इसको समझने के लिए यूँ समझ लो, ये डीएनए हमारा खोल दिया गया है, खोल कर टेम्परेरीली यहाँ पर प्रोटीन अटैच किए गए थे, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, ताकि ये जुड़े नहीं। फिर प्राइमेज ने इसके 3' एंड पर ये प्राइमर जोड़ दिया था, तो एक प्राइमर ओपन एंड पर जुड़ गया है, दूसरा प्राइमर फोक के करीब जुड़ गया है। ये 2 प्राइमर जोड़ दिए गए। ये प्राइमर इसलिए जोड़े गए हैं कि अब ये बता रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस, इट कैन ऐड अ न्यूक्लियोटाइड ओनली टू अ प्री एग्जिस्टिंग 3' एंड OH ग्रुप ऑफ 3' एंड। ये 3' एंड है, और इस 3' एंड पर जो OH ग्रुप है उसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है। इट ऑलवेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स एट 3' एंड अब द प्राइमर, यहाँ जोड़ता है। प्राइमर ये है तो 3' एंड पर ये जोड़ सकता है न्यूक्लियोटाइड्स इधर। तो इसका मतलब रेप्लिकेशन यहाँ से आगे बढ़ेगी और इधर भी यहाँ से आगे बढ़ेगी। इसके नतीजे में जब ये स्ट्रैंड आगे बढ़ेगी तो इस स्ट्रैंड बढ़ती हुई स्ट्रैंड की डायरेक्शन होगी 3' टू 5' एंड, और 3' एंड टू 5' एंड इसके हिसाब से होगी। उसकी अपनी 5' एंड टू 3' एंड होगी, क्योंकि यहाँ 3' एंड के साथ 5' एंड जोड़ा जाता है। अच्छा, 1 यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 2 वर्क्स ऑन 1 टेम्पलेट। डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक यूनिट ये है और दूसरा यूनिट ये है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यूँ समझ लो इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट ये आगे बढ़ेगा टुवर्ड्स द फोक,
इसकी बात चल रही है। 1 यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 वर्क्स ऑन 1 टेम्पलेट, ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के साथ ये आगे बढ़ेगा टुवर्ड्स द फोक, continuously synthesizes a daughter strand towards the replication fork. This continuously growing strand is called leading strand. ये जो चेन बनाएगा ये, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। द सेकेंड यूनिट वर्क्स ऑन द अदर टेम्पलेट, सेकेंड यूनिट ये है और ये इस टेम्पलेट, ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के साथ ये काम करेगा। फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क, ये रेप्लिकेशन फोर्क से बाहर की तरफ बनाएगा। As both units of DNA polymerase are interlinked, ये नुक्ता ज़रा अच्छी तरह समझ लेना, यहाँ बाद में आप पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। अब हमारी सिचुएशन ये है कि हमारा जो DNA पॉलीमरेज है उसका एक यूनिट ये मौजूद है और दूसरा यूनिट ये मौजूद है। ये दोनों आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन के ज़रिए जुड़े हुए हैं, यूँ समझो ये ऐसे जुड़े हुए। अब इसमें से ये यूनिट बढ़ रहा है टुवर्ड्स द फोक और यहाँ जो चेन बन रही थी इसको नाम दिया था हमने लीडिंग स्ट्रैंड, जबकि दूसरा यूनिट फोक से बाहर की तरफ बढ़ रहा है। ये क्योंकि एक चेन के ज़रिए जुड़े हुए हैं, ये जब इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो जो इधर बाहर जा रहा है ये एक ख़ास हद से दूर नहीं जा सकता। इसलिए जब ये यहाँ पहुँचा था, ये इधर पहुँच गया था, तो इसको पीछे जंप बैक करना पड़ता है यहाँ से। यहाँ से जंप बैक करेगा टुवर्ड्स द फोक, तब तक ये फोक मस्जिद खुल चुका होगा। कितना पीछे जंप करता है? यूकैरियोट्स में ये तकरीबन 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे आता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये 1000 से लेकर 2000 तक न्यूक्लियोटाइड्स पीछे आता है। अब इसी बात को मैं यहाँ दोबारा बताता हूँ, ज़रा देख लें, इसको जहन में रखना है। ये इधर आ चुका है, तब तक ये आगे फोक खुल चुका है। इसका दूसरा पार्टनर इधर आ चुका है, यहाँ से चला है, ये यहाँ से चल के इधर आया है, अब पीछे फोक खुल चुका है और ये दोनों आपस में इस चेन के ज़रिए जुड़े हुए हैं। तो यूँ समझ लो इसने जाना है इस तरफ, तो ये जो नुक्ता है ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता है क्योंकि जुड़ा हुआ है ना इससे, इसलिए इसको जंप करके यहाँ आना है और यहाँ एक और प्राइमर पहले अटैच किया जा चुका होगा। लिहाजा जब ये वापस यहाँ आएगा तो इस प्राइमर के साथ जुड़कर इसने फिर आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब है दूसरा जो फोक से बाहर की तरफ जो टेम्पलेट की कॉपी हो रही थी वो मुसलसल एक चेन की सूरत में नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में थी। इन टुकड़ों को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं और ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स उस साइंटिस्ट के नाम पर हैं जिसने ये डिस्क्राइब किया था। और जो डिसकंटिन्यूअस टुकड़ों में बनने वाली डॉटर चेन है, डॉटर स्ट्रैंड है, इसको लेगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि डीएनए के रेप्लिकेशन में 2 चेन्स बनती हैं, एक टुवर्ड्स द फोक बनती है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एक फ्रॉम द फोक बनती है, इसको लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो इस तरह से रेप्लिकेशन का प्रोसेस जारी है और आगे ये हुआ है कि द टर्मिनेशन फेज़ शुरू होगा। आखिरी टर्मिनेशन फेज़ में 2 एंजाइम्स का काम होगा। इसमें 2 काम होंगे असल में, एक तो जो आरएनए प्राइमर्स हैं उनको रिप्लेस करके उनकी जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े जाएंगे, दूसरा ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ा जाएगा। और इस काम के लिए 2 एंजाइम्स काम करेंगे, बल्कि 3 एंजाइम काम करते हैं। एक है डीएनए लाइगेज एंजाइम और दूसरा एंजाइम जो होगा वो डीएनए पॉलीमरेज 1 है। डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए लाइगेज, ये 2 एंजाइम वाइटल रोल प्ले करेंगे।
पॉलीमरेज 1 के दो काम हैं। एक काम है पॉलीमराइजेशन का, दूसरा काम है एक्सोन्यूक्लियस का। एज अ पॉलीमराइजेशन या पॉलीमरेज इट रिप्लेसेस प्राइमर्स विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। जहाँ जहाँ फर्ज कर लें ये हमारा डीएनए है, ये प्राइमर था और इससे आगे ये डीएनए की चेन थी, और लैगिंग स्ट्रैंड में तो प्राइमर बहुत सारे होंगे। बस इसकी ड्यूटी ये है कि जहाँ जहाँ प्राइमर्स हैं उनको रिप्लेस करके उनकी जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स रखे। और एक्सोन्यूक्लियस के तौर पर यह क्या करता है, इट अटैच्स विद ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एट द 3' एंड एड्स डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स सो दैट इट कैन एक्सटेंड। ऑन द अदर हैंड इट क्लीव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 5' एंड ऑफ प्राइमर। यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के 3' एंड पर ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है और उसके 5' एंड को ये ब्रेक करता है, तोड़ता है, काटता है, ताकि दो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने में आसानी हो। इसके बाद जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इज कैरिड आउट बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है और ऐसा करने के लिए वो इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, वो बॉन्ड जिसकी मदद से दो लीनियरली अरेंज्ड कंसेक्टिव जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपस में, वो जिस बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। एट लास्ट 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, बोथ हैविंग वन पेरेंटल एंड अदर डॉटर स्ट्रैंड। ये फर्ज कर लें ये डीएनए था और इस डीएनए की कॉपी होने के बाद दो डॉटर डीएनएस बने हैं। इन दोनों डॉटर डीएनएस में एक एक कॉपी पेरेंटल है और एक एक कॉपी डॉटर है। अब आप ज़रा इसको देख लें इस तरह से, ये पेरेंट डीएनए है जिसका जिक्र शुरू में हम कर चुके थे, और ये दोनों डॉटर डीएनए हैं, इनका भी जिक्र हो चुका है। तो सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस है, इन दोनों डॉटर डीएनए में एक एक स्ट्रैंड पेरेंट वाली है और जो ब्लू में दिखाई गई है वो डॉटर की है। तो सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस के थ्रू रेप्लिकेशन हो गई और यही प्रोसेस था। और इसके साथ थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, और हमें सबको एक और लेक्चर के साथ मुलाकात की अल्लाह ताला तौफीक नसीब करे, आमीन। थैंक यू वेरी मच।